अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि जो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, खासकर जो माइग्रेंट मजदूर हैं, अलग अलग रियासतों में खासकर बड़े बड़े शहरों के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लॉकडाउन को डिफाई कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वापस घर जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए। और ये जब प्रोटेस्ट हम लोग देखते हैं, बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके दिलों के अंदर बात आता है कि क्यों ये लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये लोग लॉकडाउन को इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्यों ये लोग घरों में नहीं बैठ रहे हैं, क्यों अपने आप को और दूसरों को तकलीफ में डाल रहे हैं। देखिए, ये जो लॉकडाउन है ये एक प्रिविलेज है जो हर कोई अपना नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए लॉकडाउन में घरों में बैठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में बैठने के बाद उनके घर कैसा चलेगा इसका कोई उनके पास एक अरेंजमेंट्स नहीं होता। ये जो मजदूर सेक्शन जो है, जो रास्ते पर आकर ऐसा प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? उन्हें उनकी जान की परवाह है। उन्हें पता है कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सोचिए सिचुएशन इतना बुरा हो सकता है उनके लिए कि उन्हें अपनी जान की फिक्र के परवाह किए बगैर रास्ते पर आना पड़ रहा है गवर्नमेंट को डिमांड करने के लिए कि हमें वापस जाने के लिए अरेंजमेंट करो। तो ये चीज समझने के लिए क्यों हो रहा है, हमें इंडिया का जो है एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को समझना होगा। जैसे यूरोप है या वेस्टर्न कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर लॉकडाउन के बाद ऐसा इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम अलग है, वहां का कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इंडिया जैसे एक इतने डाइवर्स कंट्री में ये जो लॉकडाउन जो यूरोप में इतना अलग तरीके से वहां के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अमेरिका में लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया में, अगर इंडिया जैसे एक डाइवर्स कंट्री में भी हम समझते हैं कि जिस तरीके से यूरोप, यूएस और डेवलप कंट्रीज ने और चाइना में के लोगों ने जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स भी उसको उस तरीके से अडॉप्ट करें, तो ये बहुत ही एक गलत बात होगी। हमें इंडिया का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम समझना होगा जो कंप्लीट अलग है दुनिया से। इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में हम दो कैटेगरीज में उसको हम डिफर कर सकते हैं। पहला कैटेगरी जो होता है वो फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, यानी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। आज मैं ज्यादा आपके सामने बात जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करूंगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब यह होता है कि वो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से रजिस्टर्ड नहीं होता, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता, डायरेक्ट गवर्नमेंट के रूल्स के कंट्रोल में नहीं रहता, जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के जो एक कैलकुलेशंस होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उसमें वो लोग एंटर नहीं होते। ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे उनकी थोड़े पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, ये होता है कि उसमें वेजेस बहुत कम होता है, मतलब उनका जो पगार होता है बहुत कम होता है। छुट्टियों का सिस्टम वहां पर नहीं होता। पेड लीव्स, यानी अगर आप छुट्टी लेंगे तो उस दिन का भी आपको सैलरी मिलेगा। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग जानते हैं कि अगर आप लोग एक दिन छुट्टी लेते हैं ऑफिस में, आपको फिर भी पेड लीव मिल जाता है, यानी उस दिन का सैलरी आपको मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ईयरली लीव्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। और जॉब सिक्योरिटी तो होता ही नहीं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कभी आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है, कभी भी। आज सुबह को आप वहां पहुंचे और आपको बताया गया कि आपके पास काम नहीं है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब ये इतना बड़ा सेक्टर इंडिया के अंदर है। मैं 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बड़ा है। इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, 2018-19 का जो सर्वे था, उसके मुताबिक इंडिया का अंदर टोटल जितना वर्कफोर्स है, जितने एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें 93% जो है इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से है। उसी तरीके से आप देखते हैं नीति आयोग जो एक गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 85% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसी तरीके से जो है अलग रिपोर्ट्स आप देखेंगे, वो रिपोर्ट्स ये बताता है कि इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 80% से लेकर 93% तक के बीच में, यानी बहुत बड़ा तादाद है, बहुत बड़ा तादाद तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनके वेजेस कम होते हैं, इनको कोई फैसिलिटीज नहीं होता, कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता, गवर्नमेंट के स्कीम्स का डायरेक्ट इनको इम्पैक्ट नहीं मिलता और जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। ये जो सेक्टर है इतना बड़ा सेक्टर है कि ऑलमोस्ट 80 to 95% ऑफ इंडिया का टोटल वर्कफोर्स ये सेक्टर है। अब इंडिया के अंदर दूसरे स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है। अब इन सब में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है। मैन्युफैक्चरिंग में जो है 5 करोड़ के ऊपर
एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे 4.8 करोड़ हैं। उसी तरीके से ट्रैवल, होटल्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ है। इतना बड़ा एक तादाद जो है इंडिया के मेजर जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में है। जैसे आप जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, या हमारे कंट्री के जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कंट्री को, मुल्क के जीडीपी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और इन सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, ये अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉय, अनऑर्गेनाइज लेबरर्स का सेक्शन बहुत ज्यादा है। परसेंटेज वाइज आप देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर आप देखेंगे, यानी किसान, एग्रीकल्चर में, टोटल एग्रीकल्चर में जितने लोग हैं उसमें 94% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, यानी कोई भी उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्ट में देखेंगे 44% लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे 40 to 60% इसके अंदर आता है। और अगर आप रिटेल देखेंगे, देखिए इंडिया का रिटेल जो है बहुत बड़ा है। आईएलओ के मुताबिक जो है इंडिया का रिटेल जो है $700 बिलियन का है। $700 बिलियन, बहुत बड़ा रिटेल, मतलब हर चीज जो आप मार्केट से जाकर डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदते हैं वो हमारा रिटेल है। तो $700 बिलियन का जो हमारा रिटेल इंडस्ट्री है, उस रिटेल में अगर आप देखेंगे वहां पर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर 90% है। तो ये पूरे चीजों का अगर आप एक जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर हर एक चीज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज लेबर्स का बहुत बड़ा एक शहर है। इस वजह से हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम्स जो पूरे शहरों के अंदर हो रही हैं, इस वजह से हो रहे हैं। ये जो लोग रास्ते पे आ रहे हैं, ये लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये अपना दिन कैसा गुजरा है, कुछ भी नहीं है इनके पास। आप इनको चंद लोग लेके जाकर राशन सब दे रहे हैं। लेकिन छोटा एक सवाल, ये लोग हैं जो 8,000 से कम कमाते हैं महीने में, मैक्सिमम मैं बताता हूँ 8,000, उससे कम कमाने वाले लोग हैं। इतना कम कमाने वाले लोग, वो उनको अगर कमाई नहीं है तो वो खुद क्या खाएंगे? चलो आप खाएंगे कि उनको हम लोग फूड किट्स ला के देंगे, वो अपने घरों पर क्या देंगे? उनके घर वाले दूसरे गाँवों में हैं, इंटीरियर विलेजेस में रहते हैं, भूखे रहेंगे। तो ये घर वालों की फिक्र इनके अंदर इतनी कि ये सोच रहे हैं घर वालों के साथ क्या होगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे रहेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं इनके अंदर इतना एक ये फिक्र है कि ये लोग लॉकडाउन को छोड़कर ये लोग बाहर आकर स्टेशन के बाहर जमते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वापस जाने का डिमांड कर रहे हैं। ये एक हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इफेक्ट हो रहा है। अब ये लॉकडाउन में इनका इम्पैक्ट आप देखिए, लोग सोचते हैं लॉकडाउन में इम्पैक्ट क्यों हो रहा है इनको। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आप एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को लीजिए। आप सब लोग घर के अंदर बैठे हैं, ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? यानी पिछले 21 डेज में आप जिस शहर में हैं उस शहर में आप देखेंगे ऑटो रिक्शा वालों को कोई बिजनेस नहीं, बंद है, वो घर में बैठना, उसका घर कैसा चलेगा? आप साइकिल रिक्शा वालों को लीजिए, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे सिटीज में अभी भी साइकिल रिक्शा है। वो अपना साइकिल रिक्शा घर में लेके बैठेगा, उसका खुद का भी नहीं होता, किसी के पास उधार लेके चला रहा होता है। वो पिछले 21 दिन से कुछ भी नहीं है उसके पास, इनकम ही नहीं है उसके पास। आप वहीं पर कंस्ट्रक्शन देखिए, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ठप पड़ा है। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो क्या, उनको तो कोई पगार भी नहीं देगा, क्योंकि उनका मजदूरी जो है डेली वेजेस पर होता है। आज काम करेंगे तो पगार मिलेगा। अब 21 दिन से कंस्ट्रक्शन बंद, कहां से पैसा? मैन्युफैक्चरिंग आप देख लीजिए, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें जो टेलरिंग आ जाते हैं, कारीगर आ जाते हैं, जो मैकेनिक्स आते हैं, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत बड़ा परसेंटेज, अब 40% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इनको अगर काम को नहीं जाएंगे, इनको वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनको अगर काम नहीं करेंगे तो पेड लीव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, छुट्टियों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहां से आएगा इन्हें पैसा? तो इस तरीके से इतने सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं। और आप देखिए मुंबई के अंदर आप ले लीजिए, एक एवरेज जो ये लेबरर्स जहां पर रहते हैं, 4 से 5 हजार छोटे खोली का एक भाड़ा अगर वो देंगे, अगर उनके पास ही पैसा नहीं है तो जो वो खोली का छोटा ओनर रहेगा उसको ये रेंट नहीं सकते, यानी उसका भी मंथली इनकम डिडक्ट हुआ है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है। उसके पास भी हाथ में जो हर महीने 5,000 भाड़े के आते थे वो भी बंद हो गए। इस तरीके से ये पूरा लिंक है। और ये सिचुएशन कितना खराब है आप देखेंगे, रिसेंटली जो है स्वयं नाम का एक संस्था है जिसने एक सर्वे किया 11,000 लेबरर्स को जाकर, अभी लॉकडाउन के बाद जाकर उन्होंने जो एक सर्वे किया, उस सर्वे में वो लोग बता रहे हैं कि 12 करोड़ लोग इंपैक्ट हुए हैं। इस टोटल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ लोगों का उसमें इंपैक्ट हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे 96% लोग जो जिनका इन्होंने सर्वे लिया है, 96% लोग कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से राशन अभी तक मिला ही नहीं। 70% लोग कह रहे हैं हमें पका हुआ खाना अब तक मिला नहीं है।
89% ऑफ लेबरर्स कह रहे हैं कि हमें हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो उनको काम पे लाए थे, उन्होंने हमें पगार ही नहीं दिए। 89%। आप यूपी एक स्टेट का लीजिए, यूपी स्टेट में इसी संस्था ने 1611 लोगों का सर्वे लिया और 1611 में सारे लोगों ने कहा कि हमें राशन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से मिला नहीं है। उस तरीके से 74% लोग कह रहे हैं उनके पास जो भी पैसा बचा है पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया, आधा उनके पास पैसे भी बचकर हैं, तो ऑलमोस्ट खत्म होने आ गए हैं। और 98% लोग ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमें कैश देने की बात कर रही थी वो भी हमें 98% लोगों को नहीं मिला। ये सिर्फ 11,000 लोगों का सर्वे में सा रिपोर्ट आया। आप सोचिए सिचुएशन कितना बुरा है। तो ये इंडिया का जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। ये लॉकडाउन के बारे में गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन देती है कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी था, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये बहुत ही जल्दबाजी में किया हुआ एक कदम था। इंडिया के जो इतना बड़ा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट ही नहीं है। देखो आप कह रहे हैं हम राशन पहुंचाएंगे, आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है, आप राशन कहां से पहुंचाएंगे? उसके पास राशन कार्ड ही नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, वो आपके डेटाबेस में ही नहीं है, उसको आप कैसे मदद करोगे? तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस हमारा मुल्क फेस कर रहा है। इसीलिए जो अलग अलग एनजीओज और अलग ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प हमें ज्यादा करना होगा। देखिए इसमें कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि क्यों ये लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। जहां तक हो सके इनका ख्याल रखना और इनके फैमिलीज का ख्याल रखना ये एक सिविलाइज सोसाइटी की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो अब लोगों की जिम्मेदारी पे आ गई है कि आप लोग आपकी इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं, इनकी मदद करें। और इंडिया का इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है 90% हमारा लेबर फोर्स में से है, इसके जितना हो सके हमें मदद करें। और ये लॉकडाउन के बाद भी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर रेगुलर इस तरीके से एक पॉलिटिकल प्रेशर डालें कि इंडिया के इस अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स को जो है जॉब सिक्योरिटी और एक लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस हो। बस इतनी एक बातें आपके सामने रखनी थी। आगे और अलग टॉपिक्स में आपके सामने मैं आऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।